Good morning student, welcome to physics class. This video is related to 12th English medium student. We are discussing about the wave optics chapter, and in previous lecture we are discussing about the interference. In this chapter we are discussing about the 5 phenomena based on light, reflection, refraction, interference, diffraction and polarization. We are basically study about the refraction, reflection and interference. Now we are discussing about the diffraction and polarization. तो अब से दो टॉपिक और रह गए हैं, जिनमें से एक है आपका डिफ्रैक्शन और एक है पोलराइजेशन. तो आज हमारा जो स्टडी है वो डिफ्रैक्शन के ऊपर है. आइए देखते हैं. डिफ्रैक्शन, ठीक है. व्हाट इज अ डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, देखिए, जब लाइट किसी अपार्चर या ऑब्स्टेकल पर इंसिडेंट होती है, अपार्चर से हमारा मतलब है कोई होल हो, कोई फाइन होल हो, या ऑब्स्टेकल से हमारा मतलब ये है कि कोई आपका रुकावट हो. तो लाइट या तो किसी अपार्चर पर इंसिडेंट हो या किसी ऑब्स्टेकल पर इंसिडेंट हो, तो हमको सामने उसकी मतलब बेंड हो जाती है लाइट. जैसे मान लीजिए ये कोई अपार्चर है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो लाइट इसकी इस एंड से थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी. तो लाइट किसी भी अपार्चर या ऑब्स्टेकल पर इंसिडेंट हो तो लाइट बेंड हो जाती है. द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एन अपार्चर और ऑब्स्टेकल. द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एन अपार्चर और ऑब्स्टेकल इज नोन डिफ्रैक्शन. लाइट का किसी अपार्चर या ऑब्स्टेकल से बेंड होने का जो फिनोमेना होता है, यानी मुड़ने की जो घटना होती है, उसी को अपन बोलते हैं आपका डिफ्रैक्शन. ठीक है, आई बात समझ में आप? ये डिफ्रैक्शन होता है. द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एन अपार्चर और ऑब्स्टेकल इज नोन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो दो तरह का डिफ्रैक्शन होता है. एक होता है आपका फ्रेस्नेल और एक होता है फ्राउनहोफर. उससे पहले मैं आपको बताता हूँ नेसेसरी कंडीशन. वैसे ये डिफ्रैक्शन का जिक्र हुआ था, कहाँ हुआ था? डेविसन जब हमारा एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, उसमें डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, एक नेसेसरी कंडीशन पढ़ी थी. तो व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन? द नेसेसरी कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन इज दैट द साइज ऑफ अपार्चर और ऑब्स्टेकल, जो ऑब्स्टेकल या अपार्चर का साइज होगा, जो उसका ऑर्डर होगा, is nearly equal to the wavelength of light. अगर अपार्चर और ऑब्स्टेकल का साइज लाइट की वेवलेंथ के बराबर हो तो उस कंडीशन में आपका डिफ्रैक्शन होता है. समझ गए? ये इसकी आप इसे पहले तो नेसेसरी कंडीशन भी कह सकते हैं. दिस इज द नेसेसरी कंडीशन दैट द साइज ऑफ अपार्चर और ऑब्स्टेकल इज नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. ए इज नियरली इक्वल टू द लैम्डा. ए की वैल्यू लैम्डा के बराबर है. ये आपका डिफ्रैक्शन की नेसेसरी कंडीशंस है. ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कितने तरह का होता है. दो तरह का डिफ्रैक्शन होता है. आइए देखते हैं. इसको फोल्ड करते हैं. सबसे पहले नंबर का होता है फ्रेस्नेल. फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, जैसे ये सोर्स है, ये कोई अपार्चर या ऑब्स्टेकल है, और ये तुम्हारी स्क्रीन है ना. इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टेकल और अपार्चर, सोर्स की ऑब्स्टेकल या अपार्चर से डिस्टेंस, या अपार्चर या ऑब्स्टेकल की स्क्रीन से डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड अपार्चर एंड ऑब्स्टेकल और डिस्टेंस बिटवीन अपार्चर एंड ऑब्स्टेकल फ्रॉम स्क्रीन इज फाइनाइट. अगर ये जो डिस्टेंस है सोर्स की अपार्चर से और अपार्चर की ऑब्स्टेकल से, अगर ये डिस्टेंस फाइनाइट हो, फाइनाइट यानी एक तरह से फिक्स हो, तो उस कंडीशन में जो आपको डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा उसका नाम है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन।
अगर सोर्स की अपार्चर से या ऑब्स्टेकल से डिस्टेंस, अपार्चर या ऑब्स्टेकल की स्क्रीन से डिस्टेंस फाइनाइट हो, यानी एक फिक्स वैल्यू हो, तो आपको जो डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा उसका नाम होगा फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में इंसिडेंट और डिफ्रैक्टेड, यानी कि जो इस पर इंसिडेंट करे और जो इससे बाहर निकलेगा, इंसिडेंट और डिफ्रैक्टेड दोनों ही वेव फ्रंट आपके जो होंगे वो आपके फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में इंसिडेंट और डिफ्रैक्टेड दोनों ही वेव फ्रंट आपके या तो सिलेंड्रिकल होगा या स्फेरिकल होगा। इन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड बोथ वेव फ्रंट आर, दोनों ही वेव फ्रंट आपके कैसे होंगे, या तो स्फेरिकल होगा या फिर आपका कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। ये फ्रेस्नेल है। अगला है आपका फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है, बिल्कुल उसी तरीके से है। अगर सोर्स और जैसे अपार्चर या ऑब्स्टेकल है या फिर स्क्रीन है, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड अपार्चर और ऑब्स्टेकल, अपार्चर और एन ऑब्स्टेकल फ्रॉम स्क्रीन इज इनफाइनाइट, देन द डिफ्रैक्शन इज नोन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अगर सोर्स की अपार्चर से डिस्टेंस या अपार्चर की स्क्रीन से डिस्टेंस जो हो वो इनफाइनाइट हो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो, तो उस कंडीशन में आपको जो डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा वो आपको ऑब्जर्व होगा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। आपको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा उस कंडीशन में आपको, ठीक है, उस कंडीशन में आपको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा। अदरवाइज इसमें जो आपका वेव फ्रंट आएगा वो कैसा आएगा, जब डिस्टेंस इंफिनिटी होती है तो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट का तो सवाल ही नहीं उठता। उस कंडीशन में आपका जो वेव फ्रंट आपको ऑब्जर्व होता है वो ऑब्जर्व होता है या तो प्लेन वेव, इसमें इंसिडेंट और डिफ्रैक्टेड दोनों ही वेव फ्रंट आपके कैसे होते हैं, प्लेन वेव फ्रंट होते हैं। इसमें दोनों ही वेव फ्रंट, इंसिडेंट और डिफ्रैक्टेड दोनों ही वेव फ्रंट आपके प्लेन वेव फ्रंट हैं। ध्यान रखिएगा इसमें इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड बोथ वेव फ्रंट आर प्लेन वेव फ्रंट। ठीक सर, ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का है। ओके, आइए आगे चलते हैं। एक बहुत अच्छा टॉपिक दे रखा है कि सर कंपैरिजन तो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा कि कंपैरिजन बिटवीन साउंड वेव एंड डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव एंड लाइट वेव। कंपैरिजन बिटवीन डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव एंड लाइट, साउंड वेव और लाइट वेव के डिफ्रैक्शन के बीच में अपन को कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे होगा, साउंड वेव के बीच में और लाइट वेव के बीच में, है ना। तो बता देता हूं मैं आपको। देखिए, साउंड वेव की जो वेवलेंथ होती है वो लगभग 1 मीटर होती है और हमारे घर पे जो खिड़की दरवाजे हैं उनके भी साइज 1 मीटर के बराबर ही होते हैं। खिड़कियों का साइज तो खास तौर पर 1 मीटर के बराबर ही होता है, तो खिड़की दरवाजों के साइज भी लगभग 1 मीटर के ऑर्डर के आसपास होते हैं। तो भाई साहब देखिए, जब इन दोनों को मामला सेम हो गया, मतलब अपार्चर जो खिड़की दरवाजों का है, तो साउंड वेव का डिफ्रैक्शन तो आसानी से हमारे किसी भी खिड़की दरवाजों से हो जाता है। लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं है। लाइट वेव की वेवलेंथ 10⁻⁻7 मीटर के ऑर्डर की है। लाइट वेव की जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁻7 मीटर के ऑर्डर की है, ठीक है। तो क्लियर है, जब लाइट वेव की इतनी कम वेवलेंथ है तो इसके लिए अपार्चर और ऑब्स्टेकल के साइज कैसे होने चाहिए, बहुत छोटे होने चाहिए, तभी जाके आपका ये बहुत छोटे होने चाहिए 10⁻⁻7 मीटर, तब आपका क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये है चक्कर। तो लाइट वेव का डिफ्रैक्शन तब होगा जब अपार्चर ऑब्स्टेकल की साइज बहुत ही कम हो, तब आपको लाइट वेव का डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा, ठीक है ना। ये सिस्टम इसका है। ओके, चलिए फिर आप आगे देखते आइए। ये अपन का कंपैरिजन बिटवीन डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव एंड लाइट वेव, ये दोनों हो गए सर आपके।
तो साउंड वेव का डिफ्रेक्शन तो ऑब्जर्व करना बहुत आसान है, लेकिन लाइट वेव का डिफ्रेक्शन देखना थोड़ा सा क्रिटिकल है। इसके लिए अपर्चर की साइज आपके बहुत छोटे होने चाहिए, ठीक है। अपने सिलेबस में केवल एक ही डिफ्रेक्शन है और वो है सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन पैटर्न। तो आइए हम उसको समझाते हैं। सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन है ना, एक ही है बस अपने सिलेबस में। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन समझिए। एस इज अ सोर्स ऑफ लाइट। एस आपका एक सोर्स ऑफ लाइट है, सिचुएटेड ऑन अ फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। एस आपका सोर्स ऑफ लाइट है जो कॉन्वेक्स लेंस के किस पर रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखा हुआ है। एस इज द सोर्स ऑफ लाइट सिचुएटेड ऑन अ फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस है ना, स्फेरिकल वेव फ्रंट बिकम प्लेन वेव फ्रंट डब्ल्यू डब्ल्यू डैश। कॉन्वेक्स लेंस से डिफ्रैक्शन के बाद आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट डब्ल्यू डब्ल्यू डैश में। एंड दिस वेव फ्रंट इज अलाउड टू फॉल ऑन अ स्लिट ए बी। ये आपकी एक स्लिट है ए बी जिसका साइज आपका है ए। कितना साइज है स्लिट का, ए। और जो स्लिट का साइज होता है वो मैंने आपको कहा था डिफ्रैक्शन के लिए फिक्स है कि ये किसके ऑर्डर का होता है, लाइट की वेवलेंथ की। तो देख लीजिए मैंने आपको पहली बार जो कहा था फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के, इसमें इंसिडेंट और डिफ्रैक्टेड दोनों ही वेव फ्रंट कैसे होने चाहिए, इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड बोथ वेव फ्रंट आर प्लेन वेव फ्रंट। इसमें इंसिडेंट और डिफ्रैक्टेड दोनों ही वेव फ्रंट आपके प्लेन वेव फ्रंट होने चाहिए। वही कंडीशन हुई है, डब्ल्यू डब्ल्यू डैश आपका प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। अब ये प्लेन वेव फ्रंट इसलिए इस लेंस L1 के फोकस पर रखा हुआ है, इसलिए हमने सोर्स S को लेंस L1 के फोकस पर रखा था ताकि इससे रिफ्रैक्ट होकर जो वेव फ्रंट आए वो प्लेन वेव फ्रंट आ जाए डब्ल्यू डब्ल्यू डैश, जिसको हम स्लिट ए बी पे डाल सकें, ठीक है। इसके बाद ये आपका लेंस L2 है, ये थोड़ा सा आपको बड़ा बनाना है, ठीक है। और इस लेंस L2 की हेल्प से आप स्क्रीन पर लाइट को फोकस करते हैं, ठीक। हाइगेन्स के एक बार दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, है ना, देखिएगा एक बार इसको देखिए। S is a source of light situated on a focus of convex lens L1, ठीक है। After refraction through lens L1, this spherical wave front convert into plane wave front WW dash. Now this wave front is allowed to fall on a slit AB. The width of slit AB is small a. The width of slit AB is small a. Now this wave front is with the help of lens L2, we focus the diffracted wave front on screen. Okay. According to Huygens secondary wavelet principle, all the particles present on wavefront AB, all the particles present on wavefront AB behave like a new source of light and emit the secondary wavelets. ये एक नए सोर्स की तरह according to Huygens secondary wavelet principle, all the particles present on wavefront AB behave like a new source of light and emit the secondary wavelet. Secondary wavelet emit करेगा. First of all, we discuss about the center point O. ठीक है. और ये इससे रिफ्रैक्शन होने के बाद वापस से इधर आ जाए. ठीक है. ये है सिस्टम.
ए और बी से वेव निकलेंगी और वो डिफ्रैक्ट होकर आपकी कहाँ पर आ जाएगी, ओ पर आ जाएगी। ये सिस्टम इसका है। ये इसका इस तरह से सिस्टम हुआ है। अब देखिए इन्होंने जो वेव निकली है ए से और बी से वो इक्वल टाइम में पहुंची है, मतलब ओ पर। तो इस केस में आपको पाथ डिफरेंस जो ए से वेव निकली होंगी जो ओ पर पहुंची होंगी, ओ लिख लो चाहे से आप पी लिख लो, क्योंकि ओ हम पहले लिख चुके हैं। जो वेव ए से निकली होंगी वो ए पी पाथ ट्रेवल करके पहुंची होंगी। जो वेव बी से निकली होंगी वो बी पी पाथ ट्रेवल करके पहुंची होंगी। दोनों की पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। और इस केस में आपको मिलेगी सेंट्रल मैक्सिमा फ्रिंज, मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। यहां पर देखिए जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें हम लोग ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बोलते थे। यहां पर हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा बोलेंगे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता था उसमें जो आपको डार्क फ्रिंज मिलती थी वहाँ कंप्लीट डार्कनेस होती थी, कंप्लीट डार्कनेस। और ये जो है आपका कौन सा, मतलब वहाँ तो कंप्लीट डार्कनेस होती थी, और ये जो है आपको कौन सा वाला पैटर्न, वहाँ कंप्लीट डार्कनेस होती थी। ऊपर से यहाँ पर जो मिनिमा मिलता है वह कंप्लीट डार्कनेस नहीं होती, इसलिए इसकी डार्क फ्रिंज को डार्क बोलने की बजाय मिनिमा बोला है, और ब्राइट फ्रिंज को ब्राइट बोलने की बजाय मैक्सिमा बोला गया। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस पॉइंट P पर। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पॉइंट P1। हम पॉइंट P1 पर डिस्कस करेंगे। तो A से जो एमिट होने वाली वेव होगी वो थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट होकर P1 पर पहुंचेगी। सही है, ये सारी वेव, ये एंगल आपका कितना आएगा, थीटा। ओके, ये एंगल आपका थीटा आएगा, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा है, उस थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट होकर वो पहुंचेगी। अब हमें ये लिखना है कि ये एंगल की, मतलब हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। जैसे पहले बताया था आपको, पाथ डिफरेंस कौन सी वेव ने ज्यादा पाथ ट्रेवल किया है, जो B से P1 पे गई है। डेल्टा बराबर BP1 माइनस AP1, है ना। A से जो वेव एमिट होंगी वो AP1 पाथ ट्रेवल करके पहुंचेंगी, B से जो वेव एमिट होंगी वो BP1 पाथ ट्रेवल करके पहुंचेंगी। तो पाथ डिफरेंस जो आएगा डेल्टा बराबर BP1 माइनस AP1। अब हमें ये निकालना है, वही पहले वाला तरीका। देखिए ये तो आपको पता चल गया ना, ये क्या है आपका सेंट्रल मैक्सिमा। अब आप इसका पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, n डाल के, चलिए a n आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक। तो आप कह सकते हैं BP1 बराबर क्या होगा, BN प्लस NP1। BP1 बराबर क्या होगा, BN प्लस NP1। ये BP1 की बात है। तो डेल्टा बराबर क्या आएगा, यहां लिख रहा हूं, देखिए डेल्टा बराबर आया BN प्लस NP1 माइनस AP1, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे कहा था जब कभी हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। यानी NP1 बराबर क्या हो जाएगा, AP1 हो जाएगा ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। तो डेल्टा बराबर क्या आया, BN प्लस AP1 माइनस AP1। तो डेल्टा बराबर क्या आया, BN। ये है पाथ डिफरेंस आपका। बोलिए आया समझ में आपको? आपको ये पाथ डिफरेंस डेल्टा की ही वैल्यू निकालनी है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो A और B एक आपके सेकेंडरी वेव सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट पॉइंट P1। सेकेंडरी वेवलेट एमिट फ्रॉम पॉइंट A ट्रेवल AP1 पाथ एंड सेकेंडरी वेवलेट एमिट फ्रॉम पॉइंट B ट्रेवल BP1 पाथ। ये पाथ ज्यादा ट्रेवल करती है BP1 और ये पाथ कम ट्रेवल करती है। तो आप A से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, जो किस पर आकर मिलेगा, N पर आकर गिरेगा। तो BP1 बराबर क्या हो जाएगा, BN प्लस NP1। तो BP1 बराबर क्या हो जाएगा, BN प्लस NP1। तो डेल्टा BP1 की जगह क्या आएगा, BN प्लस NP1।
तो यहाँ रख देंगे डेल्टा बी एन प्लस एन पी वन माइनस ए पी वन। तो एन पी वन बराबर क्या होगा ए पी वन, तो एन पी वन बराबर ए पी वन, तो ए पी वन और ए पी वन दोनों बराबर हो जाएंगे और ये अपने आप में क्या हो जाएंगे सर, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इस तरह से डेल्टा की वैल्यू क्या निकल के आएगी बी एन, डेल्टा बराबर बी एन। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी जो है, इसी को मुझे निकालना है बी एन को, है ना। एक बार आप इसे देखिए फिर आगे चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं। डायग्राम मैं साफ नहीं करूंगा क्योंकि डायग्राम की मुझे जरूरत है ना, किसी को जो थ्योरेटिकल लिखाया उसे हटा दूंगा, बाकी आपको पता है हमें बी एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए बी एन बराबर कैसे निकलेगा। देखिए ये एंगल थीटा है, आपने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है, तो ये वाला पूरा एंगल तो 90 था, तो बचा कुछ एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब मुझे बताइए इस लाइन के बीच में, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, इनके बीच का एंगल कितना होगा 90। अगर मैं इसको x ले लूँ तो डायग्रामेटिकली हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस x बराबर क्या आना चाहिए 90 डिग्री, और 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसिल, और x बराबर क्या आएगा थीटा। तो ये थीटा आ गया। तो इन ट्राइंगल बी ए एन ट्राइंगल में, है ना, तो थीटा के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, थीटा के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है, तो आप इसमें हाइपोटेनस h है और ये परपेंडिकुलर, तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बी एन अपॉन क्या हो जाएगा ए बी। बी एन की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट ही करनी और ए बी की वैल्यू ए है, तो बी एन बराबर क्या आएगा ए साइन थीटा। ये है सर बी एन की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए मैंने क्या लगाया है आपको समझ में आ गया होगा। ये एंगल थीटा है और ये परपेंडिकुलर जाता है, तो ये बचा कुछ एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर होता है, इसको अगर x सपोज कर ले तो 90 माइनस थीटा और ये तुम्हारा फिर x हो गया, तो कितना निकलेगा ये, इसको भी हम थीटा निकाल सकते हैं। फिर ट्रायंगल बनाते हुए इसकी वैल्यू निकाल ली। एक बार आप इसे देखें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं। मैं पहले आपको बताता हूँ कंडीशन फॉर मिनिमम। डायग्राम मैं साफ नहीं करूंगा क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है मुझे। कंडीशन फॉर मिनिमम, मिनिमा की कंडीशन बतानी मुझे, ठीक है। मिनिमा कब कब बनेगा, तो मैं आपको बता दूं, इसमें इंटरफेरेंस का उल्टा सीन होता है, ठीक है। जहां पर वेवलेंथ मैक्सिमम, यहाँ लैम्डा का मैक्सिमम मिलता था, यहाँ मिनिमम मिलेगा। कैसे, अगर दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा हो, तो ये जो प्लेन वेव फ्रंट डब्ल्यू डैश आ रहा है, कोई भी वेव अगर लैम्डा में आ रही है तो इस तरह से समझिए, देखिए ऐसे आ रही है, ये वेव का पाथ होता है लैम्डा, तो उसको दो हिस्से में तोड़ सकते हैं, आधा हिस्सा क्रेस्ट और आधा हिस्सा ट्रफ। लैम्डा वेवलेंथ को दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, आधा क्रेस्ट और आधा ट्रफ, ठीक है। तो डब्ल्यू डैश प्लेन वेव फ्रंट डब्ल्यू डैश को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ओ ए लैम्डा बाई 2 और ओ बी लैम्डा बाई 2, दो हिस्सों में डिवाइड किया है, ओ से ए तक लैम्डा बाई 2 और ओ से बी तक लैम्डा बाई 2, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। दीस टू पार्ट सुपर इम्पोज्ड एट पॉइंट P1, दोनों पार्ट लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 P पर जाकर P1 पर जाकर इंसिडेंट हो गए और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, और इस कंडीशन में आपको मिलेगा फर्स्ट मिनिमा। तो लैम्डा इज इक्वल टू वही आप करोगे क्या, a sin थीटा, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा आपका छोटा होगा तो sin थीटा नियरली इक्वल थीटा, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्डा अपॉन a। तो ये फर्स्ट मिनिमा है, ये आपका फर्स्ट मिनिमा। अब हम बात करते हैं सेकंड मिनिमा की। तो देखिए
सेकंड मिनिमा कब होगा? अगर दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस, पहले में लैम्डा था, अब दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो। कितना हो? 2 लैम्डा। तो 2 लैम्डा वाली वेव ऐसे होगी, ऐसी। इसको कितने पार्ट्स में तोड़ लेंगे? 4 हिस्से में। नाउ प्लेन वेव फ्रंट W डैश डिवाइड इन 4 इक्वल पार्ट, ईच ऑफ देम इज लैम्डा बाई 2। 4 हिस्सों में तोड़ लेंगे और हर एक हिस्सा लैम्डा बाई 2 होगा। O से A तक लैम्डा बाई 2 के 2 हिस्से, और O से B तक लैम्डा बाई 2 के 2 हिस्से। These 4 parts superimposed at point P1 and cancel out their, and we observe second minimum. Sin 2 lambda is equal to, फिर वही करोगे आप क्या? A sin थीटा, और फिर वही if थीटा is small, अगर थीटा आपका छोटा हो, sin थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, और 2 लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना? A थीटा, और थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन A। ये सेकंड हो गया। तो इसी तरीके से अगर आपको nth मिनिमा निकालना हो, अब जैसे सेकंड मिनिमा निकाला तो 2 लैम्डा है, अब अगर थर्ड मिनिमा निकालते हैं तो 3 लैम्डा आता। और अगर आप nth मिनिमा निकालेंगे कौन से नंबर का? nth मिनिमा, तो इसके लिए आता n लैम्डा, और n लैम्डा इक्वल टू होता a sin थीटा। ठीक है, और फिर वही बात, थीटा अगर आपका छोटा होता है ना, थीटा इज स्मॉल और ये सब कुछ लगाते हैं, तो सीधी सी बात है, अपन सीधे सीधे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू n लैम्डा अपॉन a। बस सेकंड मैक्सिमा में 2 का हो रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा 1 का हो रहा है, तो nth मिनिमा में किसका होगा? n का होगा। तो ये तो थी कंडीशन फॉर मिनिमा। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमा। एक बार आप देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमा। मैं डायग्राम तो साफ नहीं करूंगा क्योंकि इसी की हेल्प से मैं सबको समझा रहा हूं। हाँ, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बताएंगे सेकंड मैक्सिमा। कंफ्यूज हो गए सर कि फर्स्ट मैक्सिमा क्यों नहीं बता रहे इसमें? इसलिए नहीं बता रहे बेटा क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा जो हमने पहले डिस्कस कर लिया तो वो पहले नंबर का हो गया, और हम P के बाद P1 पर डिस्कस कर रहे हैं। तो P पे तो बन चुका है ना, तो P पे जो बन चुका है तो सेंट्रल मैक्सिमा तो बन गया P पर। अब हम तो P1 पर देख रहे हैं। तो सेकंड मैक्सिमा में क्या होगा कि ये उल्टी कंडीशन है, जैसे पहला लैम्डा है फिर दूसरा 2 लैम्डा है, तो इन दोनों के बीच का क्या होगा? अगर 3 लैम्डा बाई 2 हो, ऐसे वेव आएगी। ठीक है, अगर 3 लैम्डा बाई 2 इस तरह से वेव आएगी। इसको कितने पार्ट्स में तोड़ सकते हैं? 3 हिस्से में, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, 3 हिस्से में तोड़ सकते हैं ना। तो 2 हिस्से तो क्या करेंगे सर? देखो मैं बताऊं आपको, 2 हिस्से तो पॉइंट P1 पर पहुंचकर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, जबकि तीसरा उस पर एज इट इज बना रहेगा, जिसकी वजह से आपको सेकंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। a sin थीटा आ जाएगा, फिर वही थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा छोटा हो तो sin थीटा नियरली इक्वल थीटा, और ये हो जाएगा आपका कितना? a थीटा, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/2 लैम्डा अपॉन a। ये अब बात आती है nth मैक्सिमा की। किसकी बात आती है? सीधे nth निकाल रहा हूं मैं इसमें, है ना। तो 2n+1 ले लीजिए, 2n+1 लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू कितना? a sin थीटा, और a थीटा इक्वल्स टू, ये कोई थीटा स्मॉल होगा तो 2n+1 लैम्डा अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a थीटा, और थीटा इक्वल्स टू आता है 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a, लैम्डा अपॉन 2a, 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a, ये निकल के आएगा। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू है। अब यहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे। अगर 0 रखोगे, 0 रखोगे तो 0 तो क्या रखनी नहीं है, n तो इंटीजर,
n की वैल्यू 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, जो भी रखोगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 लैम्डा अपॉन a फर्स्ट मतलब सेकंड आ जाएगा आपका, है ना। और फिर अगर n की जगह आप 2 रखेंगे तो 5 लैम्डा अपॉन 3 थर्ड आ जाएगा मैक्सिमम। तो इस तरह से इसकी कंडीशन निकालते हैं। देखिएगा वीडियो को कई बार, बहुत अच्छा टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस का टॉपिक बहुत शानदार टॉपिक है, आप इसे डिस्कस कीजिएगा और कई बार वीडियो देखिए और रिलेटेड नोट्स में ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।